हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने MPPSC प्रीलिम्स 2025 के लिए ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है यूनिट 6 का भारत तथा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसमें मैंने जो है सबसे पहले अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय बताया था, फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बताई थी, और अभी मैं जो टॉपिक करा रहा हूं वो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। तो जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये, इसमें कंप्लीट भारतीय अर्थव्यवस्था और कंप्लीट मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आ जाती है ना। अर्थव्यवस्था संबंधी जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसमें समाहित हो गई हैं, है ना। एक लाइन उन्होंने लिख दी है लेकिन सब कुछ इसमें आ गया। अर्थव्यवस्था संबंधी जितनी भी चीजें वो सारी चीजें आ गई, इसलिए इसको कंप्लीट कराने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन बहुत व्यवस्थित तरीके से मैं इसको करा रहा हूं। और यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है वो इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर उनको मेरी वीडियो, मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्टूडेंट को शेयर जरूर करें, जिससे जो है उनको भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर व्यक्ति नहीं करा सकता है। जिस टीचर को इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसका बेसिक नॉलेज है, वही जो है इस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करा सकता है। तो मैंने जो है ये टॉपिक स्टार्ट किया है और मैं कॉन्सेप्ट वाइज और नए डेटा के साथ जो है आप लोगों को ये सब्जेक्ट करा रहा हूं, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहेगा। सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे और सारे डेटा आपको जो है मिल जाएंगे। कई स्टूडेंट ने लगातार मुझसे डिमांड की है, पहले उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम स्टूडेंट को ज्यादा आती है। तो मैंने अभी तक जो है अलग अलग टॉपिक से लेकर के जो है दोनों का कंपैरिजन किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसमें जीडीपी है, टोटल भारत मध्य प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि, जीडीपी में तीनों क्षेत्रों का योगदान कितना कितना रहा, तीनों क्षेत्रों में वृद्धि कितनी रही, जीडीपी से संबंधित जो 3 क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि अलग अलग, जीबीए में तीनों क्षेत्रों का योगदान मैंने बताया है। फिर प्रति व्यक्ति आय, भारत तथा मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय के मामले में मध्य प्रदेश की भारत में स्थिति, जीडीपी के मामले में मध्य प्रदेश की भारत में स्थिति, ये टॉपिक इस तरह से मैंने कराए हुए हैं। फिर बजट है, दोनों का बजट, सार्वजनिक ऋण है ना। तो इस तरह के टॉपिक मैंने कंप्लीट कराए हैं। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो पुराने वीडियो देख लें, तभी जो है आपको ये आगे की जो वीडियो है समझ में आएंगे, है ना। मैंने कम से कम 5 वीडियो मैंने अपलोड करवाए हैं चैनल पर, तो उनको पहले देख लें। ये 6ठा वीडियो होगा मेरे ख्याल से, तो तभी आपको जो है आगे की वीडियो समझ में आएंगे, क्लियर होंगे। तो ये गरीबी को लेकर के मैंने कंपैरिजन यहाँ पर किया हुआ है। गरीबी क्या होती है, हर टॉपिक में मैंने क्या किया है, पहले उस टॉपिक को समझाया है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, फिर उससे संबंधित भारत तथा मध्य प्रदेश के आंकड़े बताए हैं, फिर उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति मैंने बताई है भारतीय संदर्भ में, ठीक है। तो गरीबी क्या होती है, गरीबी ऐसी अवस्था होती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, या मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में अक्षम होता है, सक्षम नहीं होता है। मूलभूत जरूरतें मतलब
रोटी है, कपड़ा है, मकान है, इनको मूलभूत आवश्यकता, बेसिक नीड्स कहा जाता है। तो गरीबी वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति, परिवार या समूह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है या आपूर्ति से वंचित रहता है, तो उसको हम कहते हैं गरीबी या गरीब की स्थिति। ये टॉपिक गरीबी बेरोजगारी, ये टॉपिक आपके मेंस के सिलेबस में है, वहां पर काफी डिटेल हम पढ़ते हैं। यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट वाइज मैंने बताया है ना। तो ये है। इसके बाद भारत में प्रचलित गरीबी के आकलन की विधियां, कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं? तो भारत में ओवरऑल देखें तो 2 प्रकार की विधियां हैं, सापेक्ष विधि है और निरपेक्ष विधि है ना। गरीबी के आकलन की 2 विधियां, सापेक्ष विधि होती है, निरपेक्ष विधि होती है। सापेक्ष विधि में तुलना की जाती है, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है, आय की तुलना की जाती है। यदि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय से कम है तो उसकी अपेक्षा गरीब है। मतलब किसी की अपेक्षा किसी का गरीब होना, उसको कहते हैं सापेक्ष। जैसे हम अमेरिका की अपेक्षा गरीब हैं, लेकिन भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, है ना, मालदीव, इनकी अपेक्षा हम अमीर हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं सापेक्ष विधि या सापेक्ष गरीबी भी कहा जाता है। सापेक्ष विधि के द्वारा गरीबी का जो आकलन है विदेशों में होता है, उसमें 2 विधियां अपनाई जाती हैं, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, जो हम मेंस में डिटेल में मैं बताता हूं। लेकिन भारत में सापेक्ष विधि का प्रचलन नहीं है। भारत में जो विधि प्रचलित है वो निरपेक्ष विधि उसको कहा जाता है। निरपेक्ष विधि में क्या होता है, एक मानदंड डिसाइड कर दिया जाता है, अगर उस मानदंड को कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है, इसको कहते हैं निरपेक्ष। इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है। और निरपेक्ष विधि के अंतर्गत जो विधि आती है उसको बोलते हैं सिर गणना अनुपात विधि, SCR कहते हैं, SCR मेथड, हेड काउंट रेशो मेथड, SCR मेथड इसको कहा जाता है। यानी एक मानदंड फिक्स कर दिया है, यानी एक रेखा खींच दी है, ये मानदंड है। इस मानदंड के नीचे, इस रेखा के नीचे जितने सिर हैं उन सभी सिरों की गणना की जाती है, तो इसको हम कह देते हैं सिर गणना अनुपात विधि। ये एक मानदंड है, ये रेखा है, इसी को हम कहते हैं गरीबी रेखा, है ना। तो इसके नीचे जितने भी लोग रह रहे हैं, इसके नीचे जितने भी लोग रह रहे हैं उसको हम कहते हैं गरीबी रेखा के नीचे, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। और इसके नीचे जितने भी सिर हैं उन सभी के सिर गिन लिए जाते हैं, उनको काउंट कर लिया जाता है, इसलिए इस विधि को हम कहते हैं सिर गणना अनुपात विधि। भारत में इसी विधि के द्वारा गरीबी का आकलन किया जाता है, किया जा रहा है। SCR का ये फॉर्मूला है, इस विधि से हम भारत में गरीबी का आकलन कर रहे हैं। निर्धनों की अनुमानित संख्या बटे कुल जनसंख्या इंटू 100। इस विधि से हम जो है गरीबी का आकलन कर रहे हैं। इसका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो ये है SCR मेथड, जिसमें क्या करते हैं, टोटल जो देश में निर्धन है उनकी एक संख्या जो अनुमानित संख्या है वो, और बटे कुल जनसंख्या डिवाइड कर देते हैं इंटू 100, तो हमें जो है कुल गरीबी का परसेंटेज प्राप्त हो जाता है देश में। तो ये इस तरीके से निकालते हैं। फिर मैंने आधार बताया हुआ है, गरीबी निर्धारण के आधार क्या है, ये सारी चीजें आपको मेंस में पढ़ने में मिलेंगी। यहां पर ये क्वेश्चन जो है आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कभी पूछ सकता है कि भारत में गरीबी के लिए कौन सी विधि प्रचलित है ना, निरपेक्ष विधि है या SCR मेथड विधि है, जो भी। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी बन सकते हैं। भारत में गरीबी के निर्धारण के आधार क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय वर्तमान में गरीबी के निर्धारण का आधार बनता है या माना जाता है। पहले था भोजन से प्राप्त कैलोरी, है ना, इसके पहले भोजन से प्राप्त कैलोरी को गरीबी के निर्धारण का आधार माना जाता था। इसको डिसाइड किसने किया था, इसको दांडेकर रथ दल 1971 में एक दल गठित किया गया था जिसका नाम था दांडेकर रथ दल। ये 2 नाम है, उनके नाम पर जो है ये नाम, दोनों के सरनेम के नाम पर है ये नाम। तो दांडेकर रथ दल ने जो है भोजन से प्राप्त कैलोरी को मानदंड डिसाइड किया था, जिसको अब खत्म कर दिया गया है। तेंदुलकर समिति ने इसकी सिफारिश की थी। तेंदुलकर समिति 2008-9 की है, 2008 में इसका गठन हुआ, 2009 में इसने रिपोर्ट दी थी। तो इस समिति की सिफारिश पर भारत में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को जो है आधार माना गया है। उपयोग या उपभोग व्यय भी इसको कहते हैं। यानी एक
महीने में एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करने में कितना खर्च कर रहा है, एक मिनिमम लिमिट डिसाइड की गई है। उससे अगर कम कोई खर्च करता है एक व्यक्ति एक महीने में, तो उसको गरीब माना जाता है ना। तो ये सुरेश तेंदुलकर द्वारा ये मानदंड डिसाइड किया गया था। फिर उसकी समीक्षा करने के लिए रंगराजन समिति बनी थी, 2012 में बनी थी, 2014 में इसने रिपोर्ट दी थी। क्योंकि सुरेश तेंदुलकर समिति ने बहुत कम मानदंड बताया था। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में उसने बताया था 816 रुपए एक महीने का एक व्यक्ति का खर्च है ना। शहरी क्षेत्र में 1000 के आसपास उसने बताया था। तो इस तरीके से ये मानदंड जो है सुरेश तेंदुलकर ने बताया जो कम था, इसकी समीक्षा करने के लिए ये कमेटी बनी थी, रंगराजन समिति। तो ये है भारत में गरीबी के संबंध में आधार विधियां। अब यहां पर मैंने इसका डेटा यहां पर बताया हुआ है। भारत में गरीबी की जो स्थिति है वह है नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसको बोलते हैं एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई इसको शॉर्ट में कहा जाता है। नीति आयोग द्वारा जो है हर वर्ष बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। यह सूचकांक जो है यूएनडीपी द्वारा भी जारी किया जाता है ना। यूएनडीपी और नीति आयोग दोनों ही जो है गरीबी संबंधी सेम नाम से सूचकांक जारी करते हैं, जिसका नाम है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो यूएनडीपी जो है वैश्विक स्तर पर यह सूचकांक जारी करता है और भारतीय स्तर पर नीति आयोग द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। 2024 का यह सूचकांक है जिसमें ये डेटा दिए गए हैं। भारत में गरीबी का जो परसेंटेज है वो 2022-23 के हिसाब से जो है 11.28% ये जो है नया डेटा है। इसके पहले 29% के आसपास था और अभी ये घटकर हो गया है 2022-23 में 11.28%। 2024 की ये रिपोर्ट है उसमें ऐसा कहा गया है। मध्य प्रदेश में ये जो डेटा है ये 20.63%, 2022-23 का दोनों में डेटा दिया हुआ है। तो ये है गरीबी की स्थिति भारत तथा मध्य प्रदेश की। फिर आगे ऐसा कहा जाता है, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 2013-14 से 2022-23 तक लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी की स्थिति से बाहर आए हैं, ऐसा रिपोर्ट का कहना है ना। कितने? 24.82 करोड़ लोग जो है गरीबी से उभरे हैं, यानी बाहर आए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। गरीबी में सबसे ज्यादा जो गिरावट दर्ज की गई है वो यूपी में दर्ज की गई है। 5.94 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ऐसा कहना है इस रिपोर्ट का यूपी में, है ना। टोटल है 25.82 करोड़ लोग उभर चुके हैं, उसमें 5.94 जो करोड़ है वो यूपी में जो है गरीबी रेखा से बाहर आए। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक निर्धनता एक अंकी तक आ जाएगी। 2024 तक एक अंकी हो जाएगी, मतलब 10 से नीचे आ जाएगी ना। 10 मतलब 2 अंक है, 10 से नीचे आना मतलब एक अंकी हो जाएगी। 2024 तक ये लक्ष्य डिसाइड किया गया है। सतत विकास लक्ष्य SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसको कहा जाता है, 2030 तक ये पहल है। 1.2 हासिल करना, 1.2 हासिल करने का मतलब यहां पर है कि अलग अलग जो वर्ग हैं, महिला है, पुरुष हैं, बच्चे हैं, इनमें जो गरीबी है, उनमें जो गरीबी का परसेंटेज है उसका आधा करना। जो भी गरीबी का आंकड़ा है, महिलाएं, पुरुष तथा बच्चों में जो गरीबी का आंकड़ा है उसको 50% तक लाना, ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। जैसे मान लीजिए पुरुषों में 50% है तो उसको 25% तक लाना, है ना। इस तरीके से जो है ये लक्ष्य है, तो उसको कहते हैं 1.2 हासिल करना। ये गरीबी संबंधी कुछ सरकार के लक्ष्य है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गरीबी के मामले में देश में स्थान कौन सा है? 5वां स्थान। ये जो है आपको ध्यान रखना, यही आपका टॉपिक है कि उसमें दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। तो सभी में स्थिति बताना है और वो मैं वही कर रहा हूं, है ना। अलग अलग टॉपिक लेकर के मध्य प्रदेश की स्थिति में बताता जा रहा हूं। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गरीब जो राज्य हैं, उन राज्यों में मध्य प्रदेश का जो स्थान है 5वां स्थान है। अब आगे यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन कौन से सबसे ज्यादा गरीब राज्य हैं। देश में सर्वाधिक गरीब राज्य कौन से हैं? तो बिहार,
सबसे ज्यादा गरीब राज्य है, फिर झारखंड का नाम आता है, फिर मेघालय का है। ये 2022-23 के हिसाब से ना, ये जो है डेटा इसके हिसाब से 2022-23 के हिसाब से। फिर यूपी का चौथे नंबर पर यूपी है और 5वें नंबर पर एमपी का नाम आ रहा है। आंकड़े जो है ये कब के हैं, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, 2022-23 के हिसाब से है ये। इसमें भी वही है, 2022-23 के हिसाब से डेटा है। तो 5वें नंबर पर देखिए यूपी है, चौथे नंबर पर यूपी है, 5वें नंबर पर एमपी। एमपी में गरीबी के जो परसेंटेज है वो 20.63% है। सबसे कम गरीब जो राज्य है, सबसे कम गरीब राज्य, गरीबी लिखा, गरीब राज्य गोवा है। और यहाँ पर जो है गरीबी के जो परसेंटेज है लगभग आधा परसेंट है, 0.55%। ये भी डेटा इसी से रिलेटेड है 22-23 से। तो ये इस तरीके से गरीबी संबंधी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं और इसमें मध्य प्रदेश की तुलना हो गई और मैंने अदर स्टेट की भी स्थिति बता दी है गरीबी के मामले में भारतीय संदर्भ में। इसके बाद आता है बेरोजगारी। इस तरह से बेरोजगारी को हम पढ़ेंगे। बेरोजगारी का भी टॉपिक आपके सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में दिया है, वहां पर इसका डिटेल मैंने बताया हुआ है ना। यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्ट वाइज में बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए, बेरोजगारी एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दरों पर काम तो करना चाहता है, काम करने का इच्छुक है, लेकिन उससे जो है काम नहीं मिलता है ना। बेरोजगारी एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दरों पर काम करना चाहता है, काम करने का इच्छुक है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी की स्थिति कहा जाता है। वही चीज इसमें लिखी हुई है। बेरोजगारी से तात्पर्य लोगों की उस स्थिति से है जिसमें वे प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य करने के इच्छुक होते हैं, लेकिन उन्हें काम प्राप्त नहीं होता है। ये है बेरोजगारी की एक सामान्य परिभाषा। एक स्पेसिफिक परिभाषा भी मैंने यहाँ पर दी हुई है। 3 चीजें होती हैं: काम करने की इच्छा, काम करने की योग्यता, काम करने की क्षमता। अगर एक व्यक्ति में तीनों चीजें हैं, काम करने की इच्छा भी है, काम करने की उसमें योग्यता भी है और काम करने की क्षमता भी है, इन तीनों के बावजूद अगर उसे काम नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में उसको बेरोजगार कहा जाएगा। एक व्यक्ति की काम करने की इच्छा ही नहीं है, उसमें योग्यता है, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा तो उसको बेरोजगार नहीं कहा, क्योंकि काम करने की अगर इच्छा होती तो काम करने का प्रयास करता और उसको काम मिलता। जैसे भिखारी है, भिखारियों को काम करने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए जो है वो काम की तलाश नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते, इसलिए काम नहीं मिलता। तो काम करने की एक व्यक्ति की इच्छा है लेकिन उसमें योग्यता नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है, इस कारण से उसको अगर काम नहीं मिल रहा है तो उसको भी बेरोजगारी नहीं कही जाएगी। मान लीजिए एक बच्चा है, अब बच्चा चाहता है कि मुझे आईएएस बनना है, 10 साल का कोई बच्चा हो, उसकी इच्छा है आईएएस बनने की, है ना। तो उसमें चूंकि योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, इसलिए वो आईएएस नहीं बन पाएगा, तो उसको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। तो तीनों चीजों के होने के बावजूद अगर किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलता तो उसको बेरोजगारी की स्थिति कहा जाता है। वही चीज इसमें लिखी हुई है। यदि किसी व्यक्ति में काम करने की इच्छा, काम करने की क्षमता, कार्य करने की योग्यता होने के बावजूद उसे काम नहीं मिलता है तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है ना। तीनों चीजें होनी चाहिए, तीनों चीजें हैं फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो स्थिति बेरोजगारी की कही जाएगी। उसी को मैंने यहां पर एक डायग्राम के जरिए बताने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं, ये एक व्यक्ति है, उसमें काम करने की इच्छा है, काम करने की क्षमता है और काम करने की योग्यता भी है, फिर भी उसे जो है काम नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी उसको कहा जाएगा। ये है बेरोजगारी की एक्चुअल डेफिनेशन, स्पेसिफिक डेफिनेशन है जो आप जो है मेंस में, हालांकि ये लिखेंगे, है ना, मेंस के हिसाब से ये, लेकिन फिर भी कभी प्री में ऐसी जो चीज आती है, क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बन जाएंगे। तो इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं बेरोजगारी की दर। फिर यहां पर इसका फॉर्मूला मैंने बताया है, बेरोजगारों की संख्या बटे श्रम शक्ति। श्रम शक्ति के अंतर्गत 15 वर्ष से 64 वर्ष आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है, इंटू 100। तो हमें जो है
बेरोजगारी की दर प्राप्त हो जाती है। ये फॉर्मूला भी कभी आपको पूछ सकता है तो ध्यान रखना है ना। इसमें इंग्लिश में भी दिया हुआ है, लेबर फोर्स, श्रम शक्ति को लेबर फोर्स या श्रम बल भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। तो ये इस तरीके से बेरोजगारों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो बेरोजगारी की संख्या निकालने के लिए कुल श्रम शक्ति या श्रम बल में से, मतलब श्रम शक्ति के अंतर्गत कौन आते हैं, जिनकी आयु 15 से 64 वर्ष की है, जो काम कर सकते हैं, वो श्रम शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मतलब 15 से 64 वर्ष की आयु की जो जनसंख्या है, उन सभी को श्रम शक्ति में सम्मिलित किया जाता है। फिर उसमें से जितने लोग काम पर लगे हुए हैं उनको हम बोलते हैं वर्क फोर्स, कार्यबल, है ना। तो श्रम शक्ति में से या श्रम बल में से कार्यबल को हम घटा देंगे तो जो है हमें मिल जाएगा बेरोजगारों की संख्या मिल जाएगी, है ना। तो वही है इसमें, बेरोजगारों की संख्या बराबर कुल श्रम शक्ति माइनस रोजगार में लगे लोगों की संख्या, यानी कार्यबल उसको बोलते हैं, है ना। टोटल जो जनसंख्या है जो कार्य कर सकती है, उसमें से हम ऐसे लोगों को घटा देंगे जो काम कर रहे हैं, जिनको रोजगार मिला हुआ है, तो हमें जो है बेरोजगारों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और बेरोजगारों की संख्या से हम जो है बेरोजगारी की दर निकाल लेंगे, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया। इसके बाद आगे आता है स्थिति, बेरोजगारी की दर की स्थिति जो है भारत तथा मध्य प्रदेश में क्या है। भारत में टोटल जो बेरोजगारी दर है, ये डेटा देखिए 2023-24 के हिसाब से डेटा है ये। कुल जो बेरोजगारी की दर भारत में है वो 3.2% है। पुरुष महिला ग्रामीण और शहरी का डेटा भी यहाँ पर दिया हुआ है मैंने। पुरुष 3.3, महिला 3.2। ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी की दर है 2.5% है। शहरी क्षेत्र में 5.2%, 2.5, 5.2 उल्टा है ये, है ना। 2.5 ग्रामीण और 5.2 शहरी, फिगर उल्टा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। और कुल जो है उतनी ही महिला, है ना, 3.2 कुल है। महिलाओं की भी बेरोजगारी दर 3.2 है, पुरुषों की 3.3 है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अनुसार यहां पर ये डेटा लिखे हुए हैं। 2017-18 में ये थी 4.5%, लगातार घटी है एमपी में। आप देख सकते हैं 2022-23 में घटकर हो गई है 1.6%, 2023-24 में और कम हो गई है 0.9% हो गई है। तो ये मध्य प्रदेश की बेरोजगारी की दर की स्थिति है, जिसको आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, मध्य प्रदेश और भारत के संदर्भ में। तो ये इस तरीके से स्थिति यहाँ पर मैंने बताई हुई है 2023-24 के हिसाब से। सर्वाधिक बेरोजगारी वाले राज्य, इसमें लक्षद्वीप सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लक्षद्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके बाद आता है। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 11.1% है, सेकंड नंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और थर्ड नंबर पर जम्मू कश्मीर का आता है। तो मैंने इंडिया की स्थिति भी, राज्यों की स्थिति भी यहाँ पर बता दी है। सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में त्रिपुरा सबसे कम बेरोजगारी, ये 22-23 के हिसाब से डेटा देखें तो सबसे कम बेरोजगारी 1.5% जो है त्रिपुरा की है। और एमपी की अगर हम बेरोजगारी देखेंगे तो 1.6 है, मतलब सेकेंड कम में, मतलब दूसरे नंबर पर है। अगर हम 2023-24 के हिसाब से देखेंगे तो सबसे कम है एमपी की। 2023-24 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एमपी की बेरोजगारी सबसे कम है। और अगर हम 22-23 के हिसाब से देखेंगे तो सेकेंड नंबर पर कम है। ऐसे हम इसको देख सकते हैं स्थिति के हिसाब से। इसके बाद आता है निर्यात, एक्सपोर्ट्स ना। निर्यात मतलब कोई भी वस्तु जब हम अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं तो उसको कहते हैं निर्यात की स्थिति। जब बाहर की कोई वस्तु हम अपने देश में बुलाते हैं तो उसको आयात बोला जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो ये तो खैर क्लियर ही है, इसमें कोई समझने की ज्यादा बात नहीं है। इसमें डेटा इसलिए मैंने लिखे हुए हैं। इसमें भारत की जो स्थिति है ये एक्चुअली रुपए में मैंने बताई है ना। हम भारत के संदर्भ में व्यापार, विदेशी व्यापार अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके
सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है विदेशी व्यापार नीति करके, तो हम वहां पर भारत में विदेशी व्यापार को डिटेल में पढ़ेंगे, डॉलर में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मैंने क्या बताया है, रुपए में बताया है ना, ये रुपए में डेटा है, ये ध्यान रखना है। तो 2023-24 में जो भारत से निर्यात हुआ है ये ओवरऑल है, दो प्रकार का होता है, एक वस्तुगत होता है, एक सेवा का होता है ना, वस्तुओं का निर्यात और सेवाओं का निर्यात, ये आयात। तो वस्तु प्लस सेवा का है, ये दोनों का मिला करके 66.74 लाख करोड़ रुपए जो है ये ओवरऑल निर्यात है जो रुपए में है। ये डॉलर में कितना है ये हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, भारत में विदेशी व्यापार जब पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। तो 2023-24 में 66.7 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत से बाहर किया गया, विदेशों में किया गया है। वहीं 22-23 में जो निर्यात हुआ है वो 66.72 लाख करोड़, मतलब थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा अंतर नहीं है फिगर में, आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम भारत की मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो निर्यात की स्थिति रही है 22-23-24 में वो है 65,255 करोड़ रुपए। यहाँ पर 66 लाख करोड़ है, यहाँ पर 65,000 करोड़ है, ये अंतर है। यहाँ पर लाख है और यहाँ पर हजार है, यहाँ पर 66 है, ये दोनों में 66, वहां पर दोनों में 65, ऐसे आप कंपेरिजन कर सकते, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ यहाँ पर बताया। तो 65,255 करोड़ रुपए का निर्यात जो है मध्य प्रदेश से बाहर हुआ है 2023-24 में। 2022-23 में ये रहा है 65,878 करोड़ रुपए, यानी ये कम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर 22-23 में ज्यादा हुआ और 23-24 में कम हो गया मध्य प्रदेश में। यहाँ पर बढ़ गया थोड़ा सा, 22-23 में था 66,072 लाख करोड़ और 23-24 में थोड़ा सा बढ़ गया 66.74 लाख करोड़, यहाँ पर 72 लाख करोड़। इस तरीके से ये है दोनों के निर्यात की स्थिति। अब मध्य प्रदेश का देश के कुल निर्यात में जो योगदान है वो है 1.8%, ये है 2022-23 के अकॉर्डिंग, ये स्थिति है ना। जो आपका टॉपिक वो ये है कि मध्य प्रदेश का देश के कुल निर्यात में योगदान 1.8% 2022-23 के हिसाब से रहा है। मध्य प्रदेश का निर्यात के मामले में स्थान 15वां वर्तमान में है, 2022-23 के हिसाब से 15। अगर हम 23-24 के हिसाब से देखें तो 15वां है, 22-23 के हिसाब से देखें तो 13वां है, मतलब इसमें और नीचे चला गया है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि निर्यात घट गया है ना, हमने यहाँ पर देखा है कि ये स्थिति है। 2022-23 में निर्यात ज्यादा हुआ और 23-24 निर्यात कम हो गया, तो यहाँ पर जो है स्थान और ज्यादा हो गया, मतलब 13वें से पहुंच गया कितना, 15वां स्थान हो गया। 22-23 में 13वां था क्योंकि निर्यात उस समय ज्यादा हुआ था, और 23-24 में निर्यात कम हुआ चूंकि अपेक्षाकृत, इससे जो है स्थिति जो है ज्यादा खराब हो गई, मध्य प्रदेश की 15वें स्थान पर आ गया है। इसके बाद फिर मैंने बताया है कि निर्यात देश के शीर्ष निर्यातक देश कौन से रहे हैं, तो उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये जो है सबसे ज्यादा निर्यातक देश माने जाते हैं भारत के। तो मैंने भारत की स्थिति, भारत के अन्य राज्यों की स्थिति बता दी, मध्य प्रदेश की स्थिति यहाँ बता दी, है ना। 2023-24 में सबसे बड़ा जो निर्यातक देश रहा है वो गुजरात रहा है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। गुजरात महाराष्ट्र में कंपटीशन ज्यादा चलता रहता है, तो ये स्थिति अन्य राज्यों की मैंने बताई। अब मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति है निर्यात के मामले में ये मध्य प्रदेश 2030 तक निर्यात में शीर्ष 3 राज्यों में सम्मिलित होगा, ऐसा लक्ष्य है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निर्यात यूएसए में हुआ है, सेकंड नंबर पर चाइना का नाम आ रहा है। ओवरऑल भारत का निर्यात भी यूएसए में ही होता है ना, भारत का सबसे ज्यादा निर्यात यूएसए में होता है ना। तो मध्य प्रदेश का निर्यात भी यूएसए को ही ज्यादातर हुआ है ना पिछले कुछ वर्षों से। मध्य प्रदेश से निर्यात होने वाले उत्पाद कौन कौन से, ये भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी मध्य प्रदेश की स्थिति है। मध्य प्रदेश की स्थिति ना, तो मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा निर्यात कौन कौन से उत्पाद हुए हैं, तो वो फार्मा प्रोडक्ट हैं, ये सर्वाधिक फार्मा प्रोडक्ट जो है यहाँ से विदेशों में भेजे गए, मेडिसिन वगैरह, फार्मा प्रोडक्ट मतलब मेडिसिन। फिर कपड़ा,
अनाज, मशीनें, सोयाबीन, ये जो है प्रोडक्ट मध्य प्रदेश से विदेशों में ज्यादा भेजे जा रहे हैं, यानी उनका निर्यात हो रहा है। मध्य प्रदेश में फार्मा और सोयाबीन के निर्यात में दोहरे अंक की वृद्धि हुई है। 2023-24 के डेटा है सारे, तो यहां तक ये पूरा हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट यहां पर आया है, मध्य प्रदेश की स्थिति हम पढ़ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए 42 उत्पादों को चैंपियन उत्पादों के रूप में पहचाना गया है ना। मध्य प्रदेश के 42 जो उत्पाद, उनको चैंपियन उत्पाद, मतलब ज्यादा जो निर्यात में ज्यादा सक्षम है, जिनका ज्यादा निर्यात हो रहा है, तो वो जो है उनको कहा जाता है चैंपियन उत्पाद, जिनका ज्यादा निर्यात होता है, पहचाना गया है। जिसमें से 14 उत्पाद चैंपियन में भारत के निर्यात में इनकी जो हिस्सेदारी है 30% है। मतलब 42 में से 14 उत्पाद ऐसे हैं जिनकी भारत के निर्यात में हिस्सेदारी 30%, क्योंकि इनका निर्यात ज्यादा हो रहा है, इसी आधार पर इनको चैंपियन उत्पाद के रूप में घोषित किया गया है। लास्ट फैक्ट है ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश के 2 शहरों को निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में चुना गया है, क्योंकि यहाँ इन शहरों से निर्यात ज्यादा हो रहा है। इन शहरों में जो प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पादित होते हैं, उनका निर्यात विदेशों में ज्यादा हो रहा है, इसलिए इनको उत्कृष्टता शहर के रूप में चुना गया है। दो शहर है ना, उसमें पहला इंदौर है, दूसरा देवास। इंदौर सोया भोजन और सोया उत्पाद के लिए चुना गया है, यहां से सोया उत्पाद ज्यादा भेजे जा रहे हैं बाहर। देवास को फार्मास्यूटिकल्स के लिए चुना गया है, फार्मास्यूटिकल्स की चीजें यहाँ से ज्यादा देवास से बाहर भेजी जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये निर्यात संबंधी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये एक्चुअली करंट अफेयर से भी जुड़ी हुई चीजें है ना, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से कोरिलेट करके भी उनको पूछ सकता है, और टॉपिक तो है ही आपके सिलेबस में, इकोनॉमी में, वहां से पूछ सकता है। तो आज इतना ही। कल आगे हम इसमें और कुछ टॉपिक ऐड करेंगे, जैसे एक एफडीआई वाला इसमें टॉपिक बचा हुआ है, एफडीआई है, इसके बाद बैंकिंग सेक्टर है, कृषि है, उद्योग है, सेवा है ना, ये टॉपिक इसमें बचे हुए हैं। तो इनके संबंध में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो उस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक लेके आऊंगा। आपका सभी का दिन शुभ हो। गुड लक, जय हिंद।